सुखपुरा गांव का एक सूखा खेत। आसमान में घने काले बादल छाए हैं, लेकिन बारिश का नाम नहीं है। मुरलीधर खेत के किनारे एक पत्थर पर बैठा सूखी धरती को निहार रहा है। उसके चेहरे पर गहरी निराशा है। तभी उसकी पत्नी सुशीला और बेटा गोपाल वहां आते हैं। बाबूजी, यहाँ ठंडी हवा लग रही है, घर चलो। घर जाकर क्या करूंगा गोपाल, यहीं बैठा रहूंगा तो शायद ये बादल पानी बरसा दे। मुरली, बच्चा सही कह रहा है। खाली पेट रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने थोड़ा जो भी बना था रखा है, चलो खा लो। खाने से क्या होगा सुशीला, पेट भर जाएगा, लेकिन दिमाग का भूखा क्या करेगा। कल सुबह जो बचा खुचा बीज है उसे बो दूंगा। उसके बाद तो बस भगवान भरोसा है। मुरली, ऐसे निराश मत हो। जब तक जीवन है तब तक आस है। याद करो, हमने पहले भी तो कितने मुश्किल दिन देखे हैं। भगवान इस बार भी हमारी सुनेंगे। भगवान? सुशीला, मैंने इतनी पूजा पाठ की, इतने व्रत रखे, लेकिन कभी हमारी एक न सुनी। उस साल जब ओले पड़े थे, मैंने हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया था। पिछले साल जब सूखा पड़ा तो मैंने पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया था। क्या हुआ? कभी हमारी फसल बची नहीं। अब मैं मान चुका हूं कि हमारी किस्मत ही खराब है। बाबूजी प्लीज। तभी रास्ते से एक नई कार तेज गति से गुजरती है। अंदर गांव के जमींदार रामत एवक का बेटा विजय बैठा है। वह मुरलीधर के परिवार की तरफ देखता भी नहीं है। देखा गोपाल, विजय चाचा का बेटा कभी हमारे साथ खेलता था, आज हमारी तरफ देखता तक नहीं। क्या हम कभी ऐसे दिन देख पाएंगे? कभी हमारा बेटा ऐसे बैठकर कार चलाएगा? चलो मुरली, बारिश होने वाली नहीं लगती। घर चलते, कल नया दिन होगा, नई शुरुआत। तीनों उदास मन से झोपड़ी की ओर चल पड़ते हैं। मुरलीधर एक बार पीछे मुड़कर अपने सूखे खेत और काले बादलों को देखता है। अगली सुबह खेत के रास्ते में मुरलीधर अपने कंधे पर एक छोटा थैला लटकाए चला जा रहा है, जिसमें बचा खुचा बीज है। उसका सिर नीचे झुका तभी उसकी नजर पास की एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े साधु पर पड़ती है। साधु की शांत और तेजस्वी मुद्रा देखकर वह रुक जाता है। कितने शांत लग रहे हैं बाबा। चलो प्रणाम करके चलते हैं, कहीं कोई आशीर्वाद मिल गया तो अच्छा है। वह साधु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव बेटा। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो गहरी निराशा के बादल छाए हुए हैं। मन इतना भारी क्यों है? क्या बात है? बाबा क्या बताऊं, जिंदगी तो जैसे थम सी गई है। पिछले सूखे ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी। देखिए ये थैल, इसमें जो बीज है उतना ही बस आधे खेत में बो पाऊंगा, और फिर उसके बाद क्या पता नहीं इसे बोने का भी कोई फायदा होगा या नहीं। मुरलीधर, किस्मत को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन असली समस्या तुम्हारी सोच में है। मेरी सोच में? बाबा मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास है क्या? बस ये बंजर जमीन और ये थोड़ा सा बीज। बिल्कुल यही तो समस्या है बेटा। तुम केवल उसी चीज पर ध्यान दे रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। कद्र किसकी बाबा? इस बंजर जमीन की? नहीं बेटा, तुम्हारे पास दो मजबूत हाथ हैं जो मेहनत कर सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर है जो इस मेहनत को झेल सकता है। एक प्यार करने वाली पत्नी है जो तुम्हारे साथ खड़ी है। एक होनहार बेटा है जो तुम्हारा सहारा बनना चाहता है। और सबसे बढ़कर आज का यह दिन है, यह पल है। कल बीत चुका है, उसे लौटाया नहीं जा सकता। कल आना बाकी है, उसकी कोई गारंटी नहीं। सिर्फ आज में जियो और आज को अपना सर्वश्रेष्ठ दो। लेकिन बाबा, इस थोड़े से बीज से क्या होगा? क्या ये हमारी भूख मिटा पाएगा? साधु अपने ठीक पास उगे एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हैं, जो एक दरार में से निकलकर धूप की ओर बढ़ रहा है। इस छोटे से बीज को देखो मुरलीधर, इसने कठोर जमीन को चीरकर पत्थरों को हटाकर अपना रास्ता बनाया है। यह सूरज की रोशनी का इंतजार नहीं करता,
बल्कि उसकी ओर बढ़ता है। यह पानी की एक बूंद का भी मोहताज नहीं बैठता, बल्कि जो कुछ मिले उसी में खुश रहता है। यह बस अपना कर्म करता है। तुम भी अपना कर्म करो। इस बचे हुए बीज को बो दो, लेकिन न इसे बोते वक्त यह मत सोचो कि इससे क्या होगा। बस यह सोचो कि तुम्हें यह करना है, तुम्हारा फर्ज है इसे बोना। कर्म। हाँ, और एक बात याद रखना मुरलीधर, जीवन में सफलता केवल अनाज के ढेर से नहीं मापी जाती, वह तुम्हारे चरित्र से मापी जाती है। तुम्हारी ईमानदारी से मापी जाती है, तुम्हारे साहस से मापी जाती है। एक छोटा सा ईमानदार और अंतुष्ट परिवार एक बड़े से धनी लेकिन दुखी परिवार से कहीं ज्यादा सफल है। साधु अपनी जेब से एक छोटा, चिकना और हल्के सुनहरे रंग का कंचन निकालकर मुरलीधर को देते हैं। इसे ले लो बेटा। ये क्या है बाबा? यह सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन इसे अपने पास रखना। जब भी तुम निराश हो, जब भी लगे कि अंधेरा ही अंधेरा है, इसे देखना। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि जिस तरह इस साधारण पत्थर के अंदर भी चमक छिपी है, उसी तरह तुम्हारे अंदर भी उज्जवल होने की, चमकने की क्षमता है। बस जरूरत है तो खुद पर विश्वास करने की। अब जाओ और अपना कर्म करो। धन्यवाद बाबा, आपकी बातें जैसे मेरे दिल में उतर गई हैं। मुरलीधर उठता है और सीधे अपने खेत की ओर चल पड़ता है। उसके कदमों में एक नया जोश है। वह थैले से बीज निकालता है और बिना किसी निराशा के पूरे मन और लगन से बुआई शुरू कर देता है। मुरलीधर की झोपड़ी का आंगन। शाम का समय है। मुरलीधर ने बीज बोकर लौटा है और वह सुशीला और गोपाल को साधु की मुलाकात के बारे में बता रहा है। और फिर बाबा ने कहा कि हमें जो है उसकी कद्र करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। सुशीला, तुम्हारे चेहरे पर चमक वापस आ गई है मुरली। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें नई जिंदगी मिल गई हो। बाबा ने तुम्हें वो कंचन दिया, दिखाओ ना। मुरलीधर कंचन निकालकर गोपाल को देता है। गोपाल उसे आश्चर्य से देखता है। वाह बाबूजी, बहुत अच्छा विचार है। हम इसमें टमाटर, मिर्च, बैंगन सब कुछ उगा सकते हैं। मैं मदद करूंगा। मैं रोज सुबह इनमें पानी दूंगा और खाद डालूंगा। और देखो मुरली, अगर हम 2-4 मुर्गियां पाल लें तो उनके अंडे भी हमारे काम आ सकते हैं। थोड़े बहुत अंडे अगर बाजार में बेच दिए तो उससे और बीज या जरूरत का सामान आ जाएगा। बिल्कुल, यही तो बाबा कह रहे थे। जो है उसी में कुछ नया शुरू करो। कल सुबह से ही हम काम पर लग जाएंगे। मैंने सोचा है खेत की मेड़ों पर भी लोबिया और थोरी जैसी फलियां लगा दूंगा। इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। मैं भी स्कूल से आकर तुम्हारी मदद करूंगा बाबूजी। जरूर बेटा, अब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। मुरलीधर आंगन में क्यारियां बनाता है। गोपाल बीज बोने में मदद करता है। सुशीला 2 मुर्गियां लाती है और उनके लिए एक छोटा सा बाड़ा बनाती है। मुरलीधर खेत की मेड़ों पर लोबिया के बीज बोता है। धीरे धीरे आंगन में हरियाली दिखने लगती है। एक हल्की बारिश होती है और मुरलीधर का बोया हुआ बीज अंकुरित होने लगता है। देखो देखो, ये हरियाली। बाबा की बात सच हुई। हमने बस बीज बोया और प्रकृति ने अपना काम कर दिया। भगवान का शुक्र है मुरली। बाबूजी, अब तो हमारी सब्जियां भी उगने लगी हैं। कल मैंने पहली लाल मिर्च तोड़ी थी। परिवार के चेहरों पर पहली बार महीनों बाद खुशी और आशा की लकीरें दिखाई देती हैं। गांव का बाजार। मुरलीधर और गोपाल एक दुकान से नमक और तेल जैसा जरूरी सामान खरीद रहे हैं। दुकानदार कृष्णलाल है। लो मुरलीधर भाई, बाकी का बटुआ निकालो।
मुरलीधर अपना पुराना चमड़े का बटुआ निकालता है और पैसे देता है। कृष्णलाल जल्दबाजी में गलती से 50 रुपए ज्यादा वापस कर देता है। मुरलीधर और गोपाल दुकान से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर मुरलीधर पैसे गिनता है। अरे यह क्या? कृष्णलाल चाचा ने तो 50 रुपए ज्यादा दे दी है। क्या सच में? वाह बाबूजी, आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई। इससे हम मेरी नई किताबें और एक स्लेट खरीद सकते हैं। मेरी पुरानी स्लेट टूट गई है। नहीं गोपाल, यह सही नहीं है। क्यों बाबूजी? वे तो बहुत अमीर हैं, उनकी इतनी बड़ी दुकान है, उन्हें इस 50 रुपए की कोई कमी नहीं होगी। हमें तो बहुत जरूरत है। सुनो बेटा, सुनने में तुम्हारी बात ठीक लगती है। गरीब आदमी के लिए 50 रुपए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन याद करो बाबा ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि सफलता ईमानदारी से मापी जाती है। लेकिन बाबूजी, गरीबी में भी ईमानदारी बनाए रखना ही असली समृद्धि है गोपाल। यह पैसा हमारी मेहनत की कमाई नहीं है। अगर हम इसे रख लेंगे तो शायद कुछ दिनों के लिए हमें फायदा होगा, लेकिन हमारा चरित्र, हमारी ईमानदारी वह खो जाएगी। और एक बार चरित्र खो जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। फिर चाहे हम कितने भी अमीर क्यों न हो जाएं, अंदर से खोखले रह जाएंगे। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, मुझे माफ करना। चलो हम इसे वापस कराते हैं। दोनों वापस दुकान पर जाते हैं। किशनलाल दूसरे ग्राहकों से बात कर रहा है। कृष्णलाल भाई, जी हाँ भाई, आपने गलती से 50 रुपए ज्यादा दे दिए थे, लीजिए। मुरलीधर 50 रुपए का नोट वापस करता है। किशनलाल हैरान रह जाता है। अरे सच में, मुझे तो ख्याल भी नहीं रहा। मुरलीधर, आजकल के जमाने में तो लोग ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। मेरी गलती होते हुए भी तुमने पैसे वापस कर दिए। तुम सच्चे इंसान हो भाई। ईमानदारी तो अब तुम्हारे खून में है। यही हमारा धर्म है भाई। हमें गलत तरीके से एक पैसा भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, हम चलते हैं। जरूर जरूर। और हाँ, अगली बार जो भी सामान लेना हो मेरी दुकान से ही लेना। तुम्हारा हक हमेशा बना रहेगा। बाबूजी, आज मुझे सच में अच्छा लग रहा है। पैसे वापस करके जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। यही तो असली खुशी है बेटा। कमाए हुए पैसे से पेट भरने में जो सुख है वह किसी और के पैसे से पेट भरने में नहीं आता। उस शाम चाय की दुकान पर किशनलाल इस घटना का जिक्र करता है। अगले ही दिन पूरे गांव में मुरलीधर की ईमानदारी की चर्चा होने लगती है। लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसे सम्मान की नजर से देखते हैं। मुरलीधर का सिर हमेशा की तरह झुका हुआ है, लेकिन अब निराशा से नहीं बल्कि विनम्रता से। उसके परिवार ने न सिर्फ एक नई शुरुआत की है बल्कि गांव के दिलों में एक विशेष स्थान भी बना लिया है। कुछ हफ्तों बाद मुरलीधर की आंगन की सब्जियां तैयार हो गईं। उसने और गोपाल ने टोकरी में सब्जियां सजाईं और गांव में बेचने निकले। शुरुआत में लोगों ने उत्सुकता से देखा, लेकिन जल्द ही मुरलीधर की ताजी और अच्छी सब्जियों की मांग बढ़ने लगी। सुशीला के मुर्गियों के अंडे भी बिकने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने मुरलीधर को बुलाया। मुरलीधर, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा मैंने सुनी है। गांव के प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के लिए सब्जियां किसी को देनी है। क्या तुम हमें ताजी सब्जियां दे सकते हो? मुरलीधर की खुशी का ठिकाना न रहा। जरूर सरपंच जी, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है। यह एक नियमित आय का स्रोत बन गया। अब मुरलीधर के पास हर हफ्ते कुछ न कुछ आमदनी होने लगी। उसने अपन ई बचत से कुछ और मुर्गियां खरीदी और आंगन में सब्जियों का दायरा बढ़ाया। इसी बीच उसके खेत में बोया गया अनाज भी अच्छी तरह बढ़ रहा था। मौसम ने भी साथ दिया और अच्छी बारिश हुई। मुरलीधर ने साधु का ई सीख को नहीं भुलाया था। वह रोज मेहनत करता और हर छोटी सफलता के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करता। एक रात भयंकर आंधी और तूफान आया। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह
जब मुरलीधर बाहर निकला तो उसने देखा कि तूफान ने उसकी सब्जियों की क्यारियों और कुछ मुर्गियों को काफी नुकसान पहुंचाया था। गोपाल और सुशीला का चेहरा उदास हो गया। अब क्या होगा बाबूजी? हमारी इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। मुरलीधर पल भर के लिए तो निराश हुआ, लेकिन फिर उसे बाबा की बात याद आई। समस्याएं आती हैं, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उनका सामना कैसे करते हो। नहीं बेटा, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। देखो, इन टूटी फूटी सब्जियों और पत्तियों को हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। यह हमारी अगली फसल के लिए उत्तम खाद का काम करेगी, और जो मुर्गियां बच गई हैं उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे। हार नहीं माननी चाहिए। परिवार ने फिर से एकजुट होकर काम शुरू किया। उन्होंने सारा कचरा इकट्ठा किया और एक गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बनाना शुरू कर दिया। मुरलीधर की इस सकारात्मक सोच ने पूरे परिवार में नई ऊर्जा भर दी। कुछ महीनों बाद मुरलीधर की स्थिति में सुधार आने लगा। अब वह सिर्फ सब्जियां ही नहीं, बल्कि अंडे और कभी कभी मुर्गियां भी बेचता था। उसने अपनी बचत से एक छोटा सा पंप सेट खरीदा, जिससे उसके खेत की सिंचाई आसान हो गई। एक दिन गांव में कृषि विज्ञान केंद्र से एक अधिकारी आया। उसने मुरलीधर के खेत और उसकी मेहनत देखी। वह बोला, मुरलीधर, तुम्हारी जमीन थोड़ी बंजर है। तुम इसमें दलहनी फसलें जैसे चना या मूंग लगा सकते हो। यह मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाएगी और तुम्हें अच्छी आमदनी भी देगी। मैं तुम्हें अच्छे बीज दिलवा सकता हूँ। मुरलीधर ने उसकी सलाह मानी और अगले सीजन में उसने अपने आधे खेत में मूंग की फसल लगाई। फसल अच्छी हुई और उसे बाजार में अच्छी कीमत मिली। अब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी थी। उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई और गोपाल को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया।